आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेड सीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होता है, प्यार से हम क्लास में याद करवा देंगे और आपको बाल विकास में आपको 30 में 30 आने वाला है और जेटेड परीक्षा में आप 150 में आप 120 लाना चाहते हैं तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। जब आग लगी उस सीने में, आग लगा दो पानी में, जवानी उससे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उससे कहते हैं। तो पैसे मेरे साथ जुड़े रहिए। आप केवल पास करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, अब 120 नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे कोर्स से जुड़ जाइएगा। आप पास नहीं 120 लाने वाले हैं। पैर साथियों आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हॉट ट्रिक मेथड का कमाल देखिए और क्लास में सब याद करवा देंगे। सवाल यहां पे प्यारे साथियों देखिए, सवाल क्या है आपके बीच में। सवाल जो है आपके बीच में आ गया और इसको भलूदा बना देंगे और आपको समझा देंगे। सवाल यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। सवाल बोल रहा है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी और अध्यापक के अनुपात कितना होता है। आरटीई बोल रहा है एक्ट। आरटीई एक्ट कब का? 2009 का। पहले समझिए इसको, पूरा भलूदा बनाने से पहले समझ लीजिए, इसको बताएंगे आंसर हम पहले, इसको पूरा बढ़िया जान लीजिए। आरटीई होता क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। कब का ये अधिनियम एक्ट है? 2009। एक्ट मैंने क्या होता है? अधिनियम। बात करें हिंदी में इसका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का है? 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में। ये क्या कहता है? ये बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किया गया है। निःशुल्क किया गया कितना वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष को। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 21A में इसको चर्चा किया गया है प्यारे साथियों। और याद रखिएगा इसको, इसमें मेन बात अभी है कि आरटीई अधिनियम ये लागू कब हुआ पूरे भारत में? पूरे भारत में लागू कब हुआ? पूरे भारत में लागू की बात कर आरटीई तो आपको 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू होता है। याद रखिएगा, यही अधिनियम कहता है कि देखिए छात्र एवं शिक्षक का रेशियो क्या होगा? प्यूपिल टीचर एवं टीचर क्या रेशियो होने वाला है? तो यहां पे देखिएगा 1:5 का पूछेगा, 1:5 यानी प्राइमरी लेवल का। तो यहां पे बोला है कि 30 छात्र पे 1 शिक्षक का रेशियो होगा। और वही 6-8 की बात करें, वहां पे जो है 35 छात्र पर 1 शिक्षक होंगे। तो आपसे क्या पूछा है? यहां पे ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, सवाल आपसे था कि आपको प्राथमिक लेवल यानी कि 1:5 में क्या रेशियो होगा? तो रेशियो होगा 30 छात्र पर 1 शिक्षक। तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 4 में है। तो आपका हो जाएगा करेक्ट। और याद रखिएगा प्यारे साथियों 1:5 में रेशियो क्या है छात्र शिक्षक का? तो 30 रेशियो 1 और वो आपका 6-8 में 35 रेशियो 1। अभी आपका 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। और ये पूरा आरटी लागू कब हुआ है पूरे देश में? 1 अप्रैल 2010 को। याद रखना, छप जाएगा आपके सवाल में। पूरे क्लास को हम इससे ही आपको याद करवा देंगे, आपको डरना नहीं है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपके बीच में अगला क्या है? सवाल आपके बीच में यहां ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है सेकंड नंबर सवाल बोलता है प्यारे साथियों कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुआ? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब हुआ लागू? तो प्यारे साथियों बोलिएगा आजाद भारत का पहला शिक्षा नीति जो था, पहला शिक्षा नीति कब आया? तो पहला शिक्षा नीति आया 1968 में। अब इसको बोलते हैं कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, पहला शिक्षा नीति कब आया? 1968 में। अब उसमें पीएम कौन थी? उस समय इंदिरा गांधी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी भी उसी समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री की बेटी थी। तो याद रखिएगा पहला शिक्षा नीति कब आया? 1968 में। याद रखना है। और अब तक आजाद देश में अब तक कितने आ गए हैं शिक्षा नीति, उसको भी देख लीजिए प्यारे साथियों। जो सेकेंड शिक्षा नीति आया था
1986 में आया था, याद रखिएगा। 1986 में राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुए करते थे और इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से भी शिक्षा नीति को जानते हैं। और आपका अभी वर्तमान लेटेस्ट जो थर्ड शिक्षा नीति आया है 2020 में, जिसको हम लोग बोलते हैं नीप 2020। नीप 2020 इसको याद रखना है, जो वर्तमान का टॉपिक है। अब ये टॉपिक बहुत वीवीआई टॉपिक है, पहली बार शामिल हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको पूरे भारत में 29 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया है, याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया है? के कस्तूरी रंजन सर। के कस्तूरी रंजन सर, के कस्तूरी रंजन सर कौन है? इसरो के पूर्व चीफ रह चुके हैं, इन्हीं के अध्यक्षता में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। मसौदा किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया है? यही कस्तूरी रंजन सर के अध्यक्षता में। जो पुराना जो शिक्षा नीति था 10+2 के स्थान पे आपका 4 चरण पर आ गया, 5+3+3+4, यानी कि पहला 5 साल का होगा फाउंडेशन, दूसरा 3 साल का प्रिपरेटरी, और तीसरा जो होगा 3 साल का ये मॉडर्न मिडिल स्टेज, और चौथा जो 4 साल का होगा ये हो जाएगा सेकेंडरी स्टेज। 10+2 पुराना था, अभी नया आ गया है। तो आपसे पूछा था कि पहला कौन आया था, तो पहला आपका 1968 में, याद रखना कौन सा 1968 में पहला आया था, दूसरा 86 में, और तीसरा और लेटेस्ट जो 2020 में आया है। प्यारे साथियों, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला शिक्षा नीति 1968 में, सेकेंड कब है 1986 में, और लेटेस्ट 2020 में। प्यारे साथी, पूरा भलूदा बनाने वाले हैं। आपको बाल विकास डर लगता होगा, डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था। जो आपके विरोधी, जो आपसे जलते हैं, उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां झुकेगा, पूरा आसमां झुका देंगे पैसे तो आपके लिए। आप तैयार रहिए पढ़ने के लिए, आपकी सफलता निश्चित है प्यारे साथियों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा, केवल मेरी आवाज को केवल आप सुनते रहिए, आपको इतना ही में हो जाए काफी। लिखिएगा फिर भी नहीं तो कोई दिक्कत। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 आपका घोषणा की गई है? तो प्यारे साथियों जान जाइए कि पहला शिक्षा नीति कब आया? 1968 में। सेकेंड कब आया? तो सेकेंड पता है कि 1986 में। और अभी आपसे पूछा है कि थर्ड अभी जो है आपका है कब आया? नीप 2020 जिसको बोलते हैं, नीप 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका ये अभी वर्तमान में आया हो प्यारे साथियों। तो ये कितने साल बाद आया? तो आप देखिएगा कि कितने साल बाद आया है, तो 14, 20, 34 वर्षों के बाद आपका जो है ये तीसरा शिक्षा नीति आपके बीच में आया है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन 3 में करेक्ट कर देंगे। और ये तो आपको भलूदा बना देंगे, आप तो किसी को समझाइएगा, मेरा पढ़ाया हुआ छात्र किसी को पढ़ाएगा, अपने से कोई अगल बल है तो केवल मेरा बात को सुन लीजिए आप, आपकी सफलता निश्चित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। और नंबर सवाल क्या कहता है? आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता निश्चित है प्यारे साथियों, आप जीतने के लिए बने हैं। सवाल है कि नई शिक्षा नीति 2020, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं नीप 2020। नीप 2020 तो यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जो आपका नीप जो नया बना है, इसरो के पूर्व चीफ रह चुके उनकी अध्यक्षता में। तो के कस्तूरी रंजन सर के अध्यक्षता में आपका जो है ये आपका बना है नया शिक्षा नीति। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो 10+2 पुराना था उसकी जगह पर आपका 4 चरण का शिक्षा नीति है, 5 साल का, 3 साल का, 3 साल का। पहला जो 5 साल है इसको फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, दूसरा 3 साल है जो इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, और तीसरा जो आपका 3 साल का है इसको बोलते हैं मिडिल स्टेज, और लास्ट में जो 4 साल का इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। इसी में जो है 10+2 के जब आ गया, इसी में बोला कि आप मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। और पूरा जो है जीडीपी का 6% एजुकेशन सिस्टम में खर्च करना है, और रटने के बजाय बच्चे में समझने पर बल देना, याद रखना है, ये शिक्षा नीति की मेन विशेषता है। और बच्चे का 360 मूल्यांकन करना है, याद रखना है, बच्चे का समग्र विकास करना है, ये आपका नई शिक्षा नीति का देन है, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। तो यहां पे हो जाएगा आंसर अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपका 5 नंबर है। सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि नीप 2020, नीप 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक, माने किस क्लास तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना है, यानी कि एफएलएन की प्राप्ति। इसी को बोलते हैं एफएलएन, माने क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी
लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एंड न्यूमरेसी, न्यूमेरेसी। तो प्यारे साथियों यही चीज है, एफएलएन का ही रूप प्यारे साथियों यहाँ पे जो है फाउंडेशन लिटरेसी में बोलता है कि क्लास 3 तक बच्चों में जो है मूलभूत संख्या का जो है संख्या ये सब का जानकारी कब तक करा देना है, मूलभूत और संख्या का जानकारी ये आपको क्लास 3 तक जो ऑप्शन बी में टिक कर देंगे। क्लास 3 तक बच्चों के अंदर मूलभूत और संख्या की जानकारी करा देना है। जो एफएलएन निपुण भारत के तहत है, एफएलएन का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको बना लेना है साथियों। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हो जाएगा और आपके एग्जाम में छपेगा, बिल्कुल छपने वाला है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, पैसा ध्यान दीजिएगा। सवाल यहां पे आपके बीच में है, देखिएगा थोड़ा लंबा सवाल जरूर लेकिन आसान है। देखिएगा लंबा दिखने की लगता है। सवाल है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में, अपनी क्लासरूम में फर्नीचर के तेज धार वाले किनारों को रुई से ढक रखने के लिए कहती है। बोलते हैं कि जो आपका जो कैसा है, जो नुकीला जो है उसको रुई से भरने के लिए, और बोलती है कि और छुओ और अनुभव करो कि सूचना पटों का उपयोग करती है। किसका? सूचना पटों कैसा उपयोग करती है? सूचना पट अनुभव करने के, देखिए छूने की बात कर रहा हो, अनुभव करने की, ठीक है, तो करने की वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास करिए। जहां छूने की बात कर रही है, समझने की बात है कि वो क्या कर रही है, छूने के बोल रही है और अनुभव से। तो कौन छुएगा, अनुभवेगा? जो दृष्टि से कमजोर हो, नहीं दिखता है, तो क्या अनुभव से ही, और क्या करेगा, छू कर नहीं चीजों करेगा। तो आपको श्रवण बाधित नहीं है विद्यार्थी, ये दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए वो ऐसा कर रही है, क्योंकि मेन यहीं पे छिपा हुआ था आपका, कहां पे, छुओ और अनुभव करो। छुओ अनुभव कौन करेगा? जो आंख से दृष्टि बाधित है। तो यानी कि प्यारे साथी इसका हो जाएगा सेकंड आंसर, बिल्कुल आपका आंसर सही हो गया। अगले सवाल के ऊपर जाते हैं। 7 नंबर क्या कहता है? सवाल है बहुत इजी है, बस समझना आपको है, आपको एग्जाम में डाल देंगे, आपको वहीं पे छप जाएगा, जहां जाना चाहिए वहीं डाल देंगे, क्योंकि आपको दिमाग में नहीं जाता है, घुसता नहीं है, हम घुसा देंगे प्यारे साथियों, क्योंकि आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता निश्चित होने वाली है। क्योंकि अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है। जो चीज चाह रहे हैं उस वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वसीला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। क्योंकि प्यारे साथियों आपके पास जो भी चीजें भी है ना, उसके पीछे आप समय दिए, आप इसको समय दीजिए, आपका आने वाला सफलता तय करेगा प्यारे साथियों, बिल्कुल याद रखिएगा। सवाल है कि एक बच्चा जो ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है जी? सा को क्या पढ़ रहा है? आवाज, सा को आवाज, और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, यानी पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में विकार या पठन में विकार होता है, तो क्या हो जाता है? डिसलेक्सिया हो जाता है। क्या हो जाता हो? डिसलेक्सिया सबको जानता है प्यारे साथियों। जो पठन में विकार क्या होता है? डिसलेक्सिया। तो हो जाएगा 3 की ओर, याद रख लीजिएगा, जो 3 की ओर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके बीच में है, बोला कि यहां पे बोल रहा है सवाल 1 नंबर की मस्तिष्क की संरचना, ब्रेन की संरचना और कृतियों में विभेद, परिणाम किसका होता है? तनाव का होता है? नहीं, पिछड़ापन का। डिसलेक्सिया जो होता है पठन में जो होता है वो क्या होता है? सा को आवाज क्यों पढ़ रहा है, वहां पे क्या कर पा रहा हो, यानी कि ब्रेन में अपना उसका संरचना नहीं बना पा रहा है जो बनना चाहिए। आवाज को, सा को आवाज पढ़ रहा है, यानी कि संरचना सा नहीं बन पा रहा हुआ ब्रेन में। तो आपका हो जाएगा तीसरा आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल आपके बीच में 9 नंबर है। बड़ा सवाल देखने को भी, देखने में नामा है बड़ा सवाल, लेकिन है आसान। देखने में बड़ा है लेकिन है आसान, बहुत आसान सवाल है, बहुत, इससे कोई आसान नहीं है। सवाल यहाँ पे कहता है परिषद निम्न में से सही कथन को चयन करें। बोला कि सही कथन इसमें से क्या है, सही कथन को बता दीजिए। तो यहाँ बोला कि एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को उनके साथ सहानुभूति रखने का व्यवहार करना चाहिए। नहीं, सहानुभूति से नहीं हो जाएगा, उसको अवसर देना है, समानता का अवसर देना पड़ेगा। सहानुभूति से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए नहीं होगा ये। अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, और किंतु योग्यता और स्तर के विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़ता पूर्वक, ये देखिए दृढ़ता पूर्वक कह रहा है, इसलिए नेगेटिव वर्ड है ये,
नेगेटिव जहर वर्ड, इसलिए इसको हम काट देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन को छाटना आपको, बाकी चीजों सही सही आ रहा है लेकिन दृढ़ता पूर्वक कर रहा है, इसलिए वो नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है। इन दृढ़ता वर्ड सही नहीं है बाल मनोविज्ञान के लिए। तीसरा है अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों के समक्ष अधिगम और अनुश्रवण संबंधित अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। और लास्ट में है अभिभावक के साथ पैर से, तो बिल्कुल आपका अभिभावक के साथ क्या कर रहा है, समक्ष अधिगम और श्रवण अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हाँ करना चाहिए इसको। अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। फिर कल बोल रहा है और किसी भी प्रकार की विशेष ध्यान या अंतर नहीं देना करना चाहिए। विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा आपको लोगों को, क्योंकि आपको यहाँ पे सामान्य बालक को विशेष बालक है, क्योंकि याद रखिएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या करें, विशिष्ट विद्यार्थियों को उनका अभिभावक से अनुश्रवण में कुछ ऐसा चीज है सुनने उनने वाला, तो उसके बीच में शिक्षक अपने उसके अध्यापक से उसके अभिभावक से बात कर उसमें निवारण करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अस्पष्ट करने की बात बोला तो आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कहता है? 10 नंबर सवाल आपके जो है आपके लिए बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या कहता है कि पिछड़े बालक बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा। बोले कि शैक्षिक लब्धि, पिछड़े बालक की शैक्षिक लब्धि का अवधारणा किसने दिया है प्यारे साथियों? या देखिए सिरिल बर्ट दिया है, सिरिल बर्ट दिया है। ये बोला है कि जैसे कि आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, आवश्यकता वाले जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं CWSN वाले, उनको ये अवधि के माध्यम से चयन करते उससे हैं और चयन के माध्यम से उनको फिर उसके हिसाब से उनको अवसर देते हैं, सुविधा देते हैं ताकि उनका संपूर्ण विकास किया जा सके। तो आपका हो गया यहाँ पे सिरिल बर्ट, आपको फोरेंजर हो गया करेक्ट प्यारे साथियों, याद रखिएगा। 10 का 4। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपके बीच में है। सवाल क्या कहता है परिषद, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि CWSN, बोल रहा है कि CWSN का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा CWSN क्या होता है? C से चाइल्ड विथ S से स्पेशल नीड, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की बात करें तो आपका होता है यही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यानी कि क्या हो जाएगा, अधिक नहीं होगा, पिछड़ नहीं होगा, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जो ऑप्शन सी की ओर टिक कर देंगे और आपका सही हो जाएगा। याद रखिए 11 का 3 करेक्ट हो गया और आपके जीवन में सफलता आने वाले हैं। परिचय ये 2 महीना मेहनत कर लीजिए, पूरा आपका जीवन सफल होने वाला है। ये 2 महीना कहूं नहीं मेहनत कीजिएगा, पूरा जीवन आपको कोसते रह जाइएगा कि हम ये चीज नहीं किए थे। तो आपको कोसना नहीं है, आप जीतने के लिए बने, आपकी सफलता निश्चित होने वाले। पर साथियों चूकिएगा इस बार नहीं, क्योंकि आप चूक जाइएगा तो आपके विरोधी आपके हार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप हारने वाले नहीं है, आप जीतने के लिए बने हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? अनौपचारिक होता है जो आपको स्कूल में शिक्षा नहीं दी, स्कूल के बाहर जो शिक्षा देते हैं वो अनौपचारिक होता है, और कक्षा में जो देंगे तो अभिभावक द्वारा दी गई शिक्षा तो अनौपचारिक शिक्षा ये है। बोला है कि नहीं कौन है? तो कक्ष में शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, जी बिल्कुल, जो क्लासरूम में जो शिक्षा देते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा नहीं है, वो औपचारिक है। तो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत कौन नहीं है? ये नहीं है। बाकी आपको ये भी है, ये भी है, ये है, ये तीनों है, लेकिन कौन नहीं है? जो स्कूल के बाहर, स्कूल में कक्ष में एजुकेशन औपचारिक होता है, और उसके अलावा जो शिक्षा दिया था अभिभावक का, मित्र समूह और पड़ोसियों के द्वारा, वो होता है अनौपचारिक। तो आपका ये नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 का 2। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपके बीच में यहां पे बोला है, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? बोल रहा है कि यहां पे देखिएगा विविध स्पष्टीकरण, हाँ उसको एक्सप्लेन करना है अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करना है, ताकि उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और उसको सिखा देना, हमको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके उसको सिखाना है। तो ये बात सही है। रटकर याद करना, जहां भी रटकर बोले यहाँ याद करने की बोले, पुनरावृत्ति के बोले,
तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है, जहर वर्ड है, आपका रट कर बोलेगा। पुरस्कार और दंड जहर वर्ड है, पहले भी बताएं कि नेगेटिव जहर वर्ड, जहां भी जो ऑप्शन मिल जाएगा ये सही होगा नहीं उसको उड़ा देना है। फिर यहाँ पे है बार बार वेदन, ये भी नेगेटिव जहर वर्ड है, तो ये होगा नहीं तो आपका हो जाएगा विविध अस्पष्टीकरण बच्चे को सिखाने के लिए। यार साथियों बहुत बेहतरीन सवाल था जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, और आप चाहते हैं मेरे बैच से जुड़ना तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बेहतरीन डेली हम क्लास आपको फ्री में देते हैं यूट्यूब पे। आप चाहते हैं कि जेटेट पास कर जाना तो प्यारे साथियों हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बेहतरीन तैयारी सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, नागपुरी खोटा हो। नोट्स का विशेषता है कि आप पढ़ लिए नीट 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो इसको आप पढ़िए, इसका थ्योरी भी मिलेगा, इसका वीडियो भी मिलेगा और इसका टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि एक चीज को 2 से 3 बार रिवीजन कराएंगे और वीडियो बना के दे देंगे लगातार, तो वीडियो मिलते ही रहेगा आपको। तो प्यारे साथियों सभी जो नोट्स बनाए गए हैं टॉपिक वाइज आपको थ्योरी है और उसका टेस्ट क्वेश्चन भी है, जिससे सही नहीं कि आपको थ्योरी दे दिया गया, आपको तैयारी प्यारे साथियों हम करा रहे हैं। अब आपकी सफलता निश्चित है, आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी परेशानी दूर होने वाली है। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है, क्योंकि आप जीतने के लिए बने, आपकी सफलता निश्चित है। ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मुजाहिदीन में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी उस दिन में आग लगा दो पानी में, जवानी उससे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उससे कहते हैं। आप जीतने के लिए बने प्यारे साथियों। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद जोहार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब पर आपको पैसा नहीं लगता है। प्यारे साथियों जय हिंद जोहार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।